Hello students, we will discuss the second part of resistance chapter or unit 2 chapter. Okay, in this video we will discuss about the EMF, internal resistance of the cells, and current Kirchhoff's law and voltage Kirchhoff law. Okay, and we will also discuss some numericals related to cells and KCL and KVL. Okay, let's start. EMF, internal resistance and terminal potential difference of a cell. So EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. Internal resistance of the cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and the electrodes of a cell when electric current flows through it. Okay, and terminal potential difference of a cell is defined as the potential difference between two electrodes of a cell in a closed circuit when current is drawn from the circuit. देखिए दोनों में डिफरेंस ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में एक ही डिफरेंस है कि जो सेल्स के टर्मिनल पे जो वोल्टेज आती है वो ही आपकी ईएमएफ भी होगी और टर्मिनल पोटेंशियल भी होगा। डिफरेंस क्या है? अगर सर्किट से करंट ड्रॉन हो रहा है या सेल से करंट ड्रॉन हो रहा है तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। अगर सेल्स ओपन है, अगर कोई सेल ओपन है और उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, और जो सेल के अंदर हम मटेरियल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, उनका जो रेसिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं हम किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। और बहुत सारी सेल्स को मिला के बनती है एक बैटरी। ओके, तो नंबर वन, टर्मिनल इज ऑलवेज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इन ए क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। ठीक है, ये केवल ट्रू होता है कब? जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो तो इसका अपोजिट होता है। तो हमने दोनों को इन टर्म्स ऑफ लिख दिया। EMF is less than the potential difference of the cell when in a closed circuit in case of charging। तो याद रखना है आपको, E is greater than V in discharging of the cell, E is smaller than V charging of the cell और बैटरी। ठीक है, ये आपको दोनों कंडीशंस याद रखनी है। तो ये एक आपका सर्किट बनाया हुआ है। तो एक सर्किट में क्या होता है, एक सेल होता है जिसका ईएमएफ क्या होता है, ई होता है। उसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल आर। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जैसे कि उस बैटरी से या उस सेल से जो भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ई हो गया, आर हो गया, और उसमें सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया आपका ई, वो सॉरी करंट आई। तो इस सेल के इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज आती है उसे कहते हैं पोटेंशियल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो ये आपकी होती है टर्मिनल वोल्टेज। अगर इस सर्किट में करंट जीरो हो जाए तो इस रेसिस्टेंस पे जो ड्रॉप होगा वोल्टेज का वो जीरो हो जाएगा। तो अब इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी? वही आपकी ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में यही डिफरेंस है कि जो सेल है आपकी उसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वही टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वही क्या होगा? उस सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है, इन द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो, वेयर एज इन ओपन सर्किट करंट इज ऑलवेज जीरो। तो याद रखना है, ओपन में करंट जीरो होता है, शॉर्ट में आपकी वोल्टेज जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होता है किसी भी सेल का, टोटल करंट आई इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल कितना लगा हुआ है, ईएमएफ जो सेल का है वो टोटल है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया, और केवीएल हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल की डिटेल फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको याद रखना है ई माइनस आई आर माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। कैसे आया? आपने यहाँ पे लूप लगाया है। लूप लगाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा निगेटिव। जो करंट फ्लो होता है मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। अब देखो ऐसे फ्लो हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया तो ये पॉजिटिव से निगेटिव। अब आपको केवीएल लगाना है, मतलब केवीएल का मतलब जितनी भी सर्किट में वोल्टेजेस हैं उनको जस्ट आपको एड अप करना है। जैसे देखो ये सेल देखो ईएमएफ है जिसका ई है, तो मैं यहाँ से चला हूँ, स्टार्ट किया मैंने, इस तरह मैं रोटेट हो रहा हूँ, तो दूसरा टर्मिनल प्लस ही है, फिर आगे चला, दूसरा टर्मिनल क्या है, माइनस। करंट कितना है, आई, और ओम्स लॉ हम यहाँ पे यूज करेंगे वोल्टेज में कन्वर्ट करने की, माइनस आई आर।
फिर अगेन इसमें सेकंड टर्मिनल क्या, माइनस करंट कितना है आई, और स्मॉल रेजिस्टेंस कितना है आर इज इक्वल टू 0, और कोई इसमें टर्म नहीं है। तो ये हो गया आपका ई माइनस आई आर माइनस वी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया इतना। V भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो V है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, वो क्या होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल। तो V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हो, या तो यहाँ पे V लिख सकते हो, या इसके प्लेस पर आप कैपिटल आई आर भी लिख सकते हो। अगर आपका इस सर्किट में देखो, अगर तो आपको टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होती है ई एम एफ माइनस आई आर, और ये कब वैलिड होता है, जब आपका डिस्चार्जिंग केस हो। अगर इसे मुझे चार्जिंग में बनाना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर करंट जीरो हो जाए तो वोल्टेज क्या हो जाती है, ई के इक्वल। तो हमने बताया कि किसी भी सेल के टर्मिनल पे जो वोल्टेज होती है वो ईएमएफ होगी अगर करंट जीरो हो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, जैसे पीछे हम देख चुके हैं, आई आर यहाँ पे पुट करके आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई आई, और लिख सकते हो R इज इक्वल टू E माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू आर। यहाँ पे क्या किया आपने, इस I को इन टर्म्स ऑफ V आपने लिख लिया है। ठीक है, I को पुट कर दिया V बाई आर, और इस आई आर को V लिख दिया, तो इस टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, इट इज अ वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट, कि एक कंप्लीट सर्किट में एक यूनिट ऑफ चार्ज को रोटेट करने के लिए जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑफ ए सर्किट टू द अनदर। मतलब कि अगर आपको ये सेल है, इससे यहाँ से लेके इसमें जो पूरा वर्क डन करना पड़ा है वो है ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये इस सर्किट में अगर 5 लगे हुए, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक लेके जाना है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ये कंप्लीट सर्किट के लिए है, ये किसी भी पार्ट ऑफ सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज, ये तब भी होगा जब सर्किट क्लोज नहीं है। ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब सर्किट क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है I इंटू आर, सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट आपका जीरो, तो पोटेंशियल भी उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, इसका जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन होता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप बाय द चार्ज। ठीक है, it is caused when EMF is applied in a circuit, potential difference is caused, charge accumulated on, ये तो ठीक है, it is an effect। तो जो EMF से क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कोज हो गई, जो जनरेट कर रहा है किस, तो EMF क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, तो इसलिए ये कोज हो गया EMF, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, एक इफेक्ट हो गया। ठीक है, इन इट इज द लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट, इट इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। जो मैंने एग्जांपल लिखा है दोनों, ये किसके केस में है, डिस्चार्ज के केस में। चार्ज के केस में ये, चार्जिंग के केस में ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा इसको चार्जिंग के केस में लिया, अगर कोई चार्जर है और इस सेल को वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ओके, तो आपको ये इसको याद रखना है कि अगर चार्जिंग केस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है और डिस्चार्जिंग केस में माइनस आ जाता है। अब हम इन सेल्स को क्या करेंगे, क्लब करेंगे, सीरीज में, पैरेलल में, ग्रुपिंग करेंगे, जिससे कि हम इन सेल्स को ग्रुप करके एक हाई वोल्टेज और हाई करंट वाली बैटरी बना सके। ठीक है, तो लेट करते हैं हम सीरीज ग्रुपिंग करते हैं, हमने एल सेल ले ली, वो सीरीज में कनेक्टेड कर ली, लेट कर लिया कि सबका जो ईएमएफ है वो इक्वल है और जो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, और सेल्स का आइडेंटिकल कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ईएमएफ को n सेल्स का n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। अब ये हो गया एक सेल हो गया इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। आपको करंट निकालना है, करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ कितना है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, NR प्लस R। ठीक है, केस वन लेते हैं, अगर आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो आपने सर्किट यूज किया, जैसे कोई फैन हुआ, उसका रेजिस्टेंस होता है R। ठीक है, अगर वो ग्रेटर हो जाए किससे, NR से, मतलब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NE डिवाइड बाई R। दूसरा लेते हैं, अगर आपका इंटरनल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत लेस हो जाए, सेकंड केस इसका अपोजिट है, तो उसके केस में क्या होता है, E बाई आर। तो जो E बाई आर है वो किसकी वजह से है, एक सेल की वजह से E बाई आर ही होता है।
एक सेल और उसका रेजिस्टेंस। तो अब हमें क्या हुआ, सीरीज में हमने बहुत सारी सेल्स यूज की, बट केस 2 में क्या हो रहा है, जो उसका करंट फ्लो हो रहा है केवल एक सेल जितना ही फ्लो हो रहा है। तो हमें तो वो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए भाई, एन सेल यूज किया तो हमारा करंट भी एन टाइम्स हो जाना चाहिए। जैसे कि केस 1 में देखो, केस 1 में क्या हो गया, एन टाइम्स हो गया एन टाइम्स। तो कौन सा इफेक्टेड है, केस 1 इफेक्टेड है, केस 2 इफेक्टेड नहीं है। तो हमें पता चलता है जब हम सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तब करेंगे जब आर या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो एन इंटू आर से। केस 2 लेते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। पहला ग्रुपिंग में हमने m आइडेंटिकल सेल्स ले लिए जिसका ईएमएफ E है और रेजिस्टेंस R है, तो टोटल ईएमएफ क्या होता है, पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है तो E हो गया, और सारे रेजिस्टेंसेस भी इसने इक्वल लिया। पैरेलल में क्या होता है, टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस एंड सो ऑन। आप सोल्व कर लोगे, इनको आप m टाइम्स ऐड करोगे तो क्या होगा, m डिवाइडेड बाय R आ जाएगा और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाई M। इक्विवेलेंट E रहेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द ईएमएफ ड्यू टू ए सिंगल सेल, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओनली द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड इंक्रीज नॉट द ईएमएफ। ठीक है, तो करंट इन द इंटरनेशंस के अंदर टोटल ईएमएफ कितना है मेरा, E है ओनली, डिवाइडेड बाय R प्लस R बाई M टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से I की वैल्यू होगी ME डिवाइडेड बाय MR प्लस MR। तो केस 1 क्या होगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। हमने कैसे ले ली, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट कितना हुआ, E बाई R। तो अब क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना ही है जितना एक सेल की वजह से था, इसकी वजह से, एक सेल की वजह से, तो इसको यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब सेकंड केस लेते हैं कि भाई हमने R स्मॉल है तो मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस है, तो उस केस में क्या हो गया, आपका करंट कितने टाइम्स हो गया, M टाइम्स। तो अब इसको यूज करने का बेनिफिट है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी सेल को अगर हमें उस सेल का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं, हम बैटरी से कोई फैन चला रहे हैं, तो जो फैन है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, बैटरी का अपना रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा। ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा केसेस बन जाते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैटरी के रेजिस्टेंस है, तो हम यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा हो जाए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है और बैटरी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उस केस में हम यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ चीजें ऐसे आती है ना, तो वो ज्यादा है ना हाई है, मतलब हमें ऐसा भी चाहिए कि वोल्टेज भी बढ़ जाए और हमें ऐसा भी चाहिए कि करंट भी इंक्रीज हो जाए, तो उस तरह की ग्रुपिंग करते हैं मिक्स ग्रुपिंग। मतलब एन सेल्स हम सीरीज में यूज कर देंगे और एम सेल्स हम पैरेलल में यूज कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो पावर है, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगे। तो पहले केसेस हम क्या करेंगे, एक सेल, एक पूरी रो को सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको पैरेलल में सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सीरीज में किया, सीरीज में कितना हो जाएगा, n इंटू ई, और पैरेलल और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n इंटू आर। इसी तरह अब इन सेल्स को हम पैरेलल में यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू ई ही रहेगा, बट ये वाला कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 1/nr 1/nr, m टाइम्स ऐड करेंगे तो m/nr हो जाएगा, और आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा nr बाई m। ठीक है, तो ये सेल हो गई, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया nr बाई m, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। तो आई कितना होगा, टोटल वोल्टेज n इंटू ई बटे टोटल रेजिस्टेंस r प्लस nr बाई m। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, m n e डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर। अब ये हमारा फॉर्म लगेगा। अब हमें इससे आइडेंटिफाई करना है कि हम मिक्स ग्रुपिंग कब यूज करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस करंट को मैक्सिमाइज करना है। हमारा मोटो यही होता है किसी सेल के कॉम्बिनेशन से कि हमारा जो इफेक्टिव करंट है वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या होगा, एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम होगा, ये वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी कभी मेरा करंट मैक्सिमम होगा, तो मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना था, मिनिमम करना था। अब मुझे इसको स्क्वायर कर दिया, बाय अंडर रूट करके स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो भी मिनिमम होना चाहिए। अब मैंने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी को ऐड कर दिया, तो अभी भी मैंने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या किया, वही जो सब्ट्रैक्ट किया वही इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्वांटिटी भी मिनिमम होनी चाहिए। अब मैंने इसे स्क्वायर फॉर्म में बना लिया और ये हो गया। अब क्या होगा, अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो मतलब कि जो स्क्वायर वाली टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो जीरो हो सकती है। तो उस केस में इसकी वैल्यू इसको मिनिमम करने के लिए ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। तो इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, एम आर प्लस एन आर, यहाँ से आर आ गया कि अगर आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर बाई एम है, मतलब तो करंट कब मैक्सिमम होगा, मिक्स ग्रुपिंग में, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस।
अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आर नियर अबाउट इक्वल टू आर है, ठीक है, तो उस केस में मिक्स ग्रुपिंग यूज करने का बेनिफिट है। अगर मेरा आर ग्रेटर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमें सीरीज में यूज करना है। अगर मेरा आर ग्रेटर देन है इससे तो मुझे पैरेलल ग्रुपिंग यूज करनी है। इसमें पैरेलल यूज करेंगे, इस केस में सीरीज यूज करेंगे, और इस केस में मिक्स ग्रुपिंग हम यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द चार्ज फ्लोइंग, चार्ज हमको गिवन है, हमें क्या निकालना है, द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ द करंट रीचेस टू ए मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इजीली कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम मिनिमा यूज करते हैं। तो उसमें आपको क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो के इक्वल रख देते हैं। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो के इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल रखने से क्या होगा, उसकी वैल्यू हम इसमें कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही जीरो रखेंगे, टी तो जीरो रख दिया तो ए की वैल्यू आ जाएगा। तो इनिशियल करंट, सबसे पहले तो उसने क्या पूछा था, द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ द करंट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू इनिशियल करंट। तो पहले मैंने ये जो सॉल्व किया, ये हो गया आपका इनिशियल करंट। इनिशियल करंट क्या होगा, मतलब शुरू में, मतलब टाइम क्या होना चाहिए, जीरो, तो आपने टी जीरो रख दिया, वैल्यू कितनी आ गई ए, तो इनिशियल करंट होगा ए। अच्छा, यहाँ पे इसने वो वैल्यू भी निकाली है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया बस अभी। चलो अब मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं, जो फर्स्ट पार्ट था मेरा। तो इस क्या करूंगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, आई इज इक्वल टू ये है डी आई बाई डी टी किया डिफरेंशिएट, और इसको क्या कर दिया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। जो वैल्यू आई वो टी की वैल्यू क्या करेंगे, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, जो ये आया आपका डी आई बाई डी टी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। जब डिफरेंशिएट किया तो थ्री सी आया, जो कि एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप कहोगे कि भाई ये मिनिमम बनाएगा, या इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अगर ये निगेटिव आ जाए तो ये क्या होगी, वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से टी की वैल्यू सॉरी ये जो डिफरेंशिएट किया है वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो आप कह सकते हो कि जो वैल्यू निकलेगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम आई मिनिमम। किस टाइम पे आई मिनिमम आया, बी बाई थ्री सी, वो आपने टी के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, बी बाई थ्री सी पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ए वायर ऑफ 5 ohm इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। हमारी जो लेंथ थी पहले, अगर हमारी एल से 2l करनी है, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय, इसने कहा है सो दैट द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, मतलब कि जो लेंथ है वो ट्वाइस कर दी गई है पहले से। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वो कहता है क्वेश्चन में, इस चीज का डिफरेंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंक्रीज टू, इंक्रीज टू का मतलब क्या है कि भाई पहले एल थी, अब इंक्रीज करके कितनी कर दी है, 2l कर दी है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे आता कि इस लाइन इंक्रीज टू टू ट्वाइस, टू बाई के प्लेस पे क्या आता, केवल टू आता, तो अब तो क्या होता है, एल पहले एल थी, अब कितनी कर दी गई है, 2l है। अगर अपवर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा बाई, बाई का मतलब क्या है कि पहले एल थी और अब एल प्लस 2l कर दी गई है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्वेश्चन में देखना है कि इंक्रीज टू किया है या इंक्रीज बाई किया है। अगर इंक्रीज टू किया है तो एल की हो जाएगी 2l, इंक्रीज बाई किया है तो एल की हो जाएगी 3l। क्लियर इतना, यहाँ पे इंक्रीज बाई लिखा है तो एल प्लस 2l 3l हो जाएगा। अब हमें पता है कि किसी वायर का जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होता। अगर आपने किसी वायर को एक्सटेंड कर दिया तो जो मटेरियल है वो तो इतना ही रहेगा, मतलब मटेरियल की वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप वायर को खींचोगे तो उसकी जो थिकनेस है या जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा, बट उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बट जो उसकी वॉल्यूम है वो हमेशा इक्वल रहने वाली है, इसलिए वॉल्यूम क्या रहेगी, इक्वल। एरिया पहले ए था, अब क्या होगा, ये 2 आपको निकालना है, बट लेंथ कितनी होगी, एल से 3l, तो एल यहाँ पुट करा और 3l यहाँ पे पुट किया, ये 3 है, 3l है, तो a2/a3 कितना हो जाएगा, a/3। एरिया निकल गया। अब रेजिस्टेंस का रेशियो निकालोगे, रो एल a1/3 दिस, r2 इक्वल टू रो l2 a2। अब जो रो प्रॉपर्टी है वो केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। यहाँ पे हमने क्या किया है, केवल उसकी लेंथ को चेंज किया, मटेरियल को चेंज नहीं किया है। तो इस केस में R1 R2 का रेशियो निकालेंगे, L1 L2 A2/A1। यहाँ से इसको सोल्व करके हम R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर वो पूछता है कि भाई वायर को हीट करके उसकी रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.2% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, RF माइनस RI डिवाइड बाई RI इंटू 100। पहले लेंथ कितनी थी, L, अब कितनी हो गई, L प्लस 0.2L डिवाइड बाई 100, तो लेंथ कितनी होगी 1.02L। तो A1 पहले A था, अब कितनी हो गया AL,
तो पहले लेंथ 1 थी, अब L2 के प्लेस पे क्या पुट करना है, क्योंकि अब लेंथ कितनी होगी 1.002L। ठीक है, एरिया हमेशा सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं हम। तो A2 की वैल्यू होगी, जस्ट वैल्यू आपको पुट कर देना है, RF फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई फाइनल वैल्यू। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर परसेंटेज आर इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक वीआई ग्राफ आपको शो किया गया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, विच टेम्परेचर इज ग्रेटर, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब अब टेम्परेचर मुझे बताना है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, मुझे टेम्परेचर बताना है, इसका अपोजिट देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे देखना है कि इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, या किसका कम है। तो इस तरह के केसेस में हम एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आर कितना होता है V बाई आई, या मैं कह सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कब, जब I को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। अब देखो V किसका ज्यादा है, मैंने क्या किया, I को कांस्टेंट कर दिया, अब V ये रहा और V2 ये रहा, तो मैं यहां से कह सकता हूं V1 इज ग्रेटर देन V2। भाई V1 सॉरी V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 विल बी ग्रेटर देन R1, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपेसिटेंस में और रेसिस्टेंस में भी, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। ठीक है, अब ये तो एक सेल के लिए क्वेश्चंस हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी ड्रॉ किया है बस इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें जो कर्व है जो वोल्टेज होता है E डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई आर होता है, तो हमें एक कर्व ड्रॉ करना है किसके बीच में, E V और R के बीच में, किसके, V और R के बीच में। तो क्या होगा, आपको इस तरह के जब कभी भी कर्व ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करोगे आप R की वैल्यू को 0 पुट करो, R की वैल्यू को 1 पुट करो, R की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर दो। तो तीन केसेस, जब आप इस R को 0 पुट करोगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R को 0 पुट करो, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो V हो गया 0, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या, इसको आपने 0 पुट किया इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E, तो मतलब इन्फिनिटी में, तो एक कर्व बनेगा जिसकी वैल्यू पहले 0 और फिर E हो जाएगी। देखो E बना हुआ है, पहले 0 और फिर उसकी वैल्यू E हो जाती है। तो इस तरह से आपको कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप इसको देख लो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सॉल्व करके देखना है और फिर इसको पूछ लेना अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा आपका R, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड की वो किस तरह का इलेक्ट्रोड है, इस ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द दो जो पिंस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एरिया की जो इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए हैं उनका एरिया कितना है। तो इन चार बातों पर आपकी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इसने कहते हैं टू वायर ऑफ द इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज मैग्नेनियम, हैव द सेम रेजिस्टेंस व्हिच वायर इज थिकर। अब इसने कहा है कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, रेजिस्टेंस इक्वल का मतलब विच हैव द सेम रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस, मैग्नेनियम का भी रेजिस्टेंस और कॉपर वायर। हमें पता है कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, कंडक्टर का मतलब उस कॉपर की रेसिस्टिविटी हमेशा मैग्नेटिक वायर से कम होगी। मतलब रो जो है ये दे रखा है कि जो रो एम है वो ग्रेटर होगा रो सी से, बट कंडक्टिविटी इसकी सही होगी। अब आर सी आपको देखना है, कॉपर के लिए फॉर्मूला होता है, आर एम के लिए ये फॉर्मूला होता है। उसने पेपर में ही गिवन है कि दोनों की लेंथ आर एम और आर सी क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल रख दिए। अब मैंने क्या किया, दोनों को रेजिस्टेंस भी, लेंथ भी इक्वल है, रेजिस्टेंस भी इक्वल है, रेजिस्टेंस इक्वल होने से इनको दोनों को इक्वल रख दिया। रो एल एल सी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू रो एम ए एम एल एम डिवाइडेड बाई ए एम। अब मैंने इनको रेशियो निकाल लेंगे, मुझे क्या बताना है कि भाई किसकी थिकनेस ज्यादा होगी, थिकर का मतलब किसका एरिया ज्यादा होगा, तो एरिया ज्यादा होगा वही आपका थिकर होगा, तो एरिया का रेशियो निकाल लिया, ए एम डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो आ गया रो एम बाई एम, ज्यादा वैल्यू है तो यहाँ से पता चल गया कि भाई एम का एरिया ज्यादा एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, तभी उसको थिक। तो अगर हमें दो वायर ले रखे हैं, एक कॉपर का एक मैग्नेनियम का है, और उन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो मैं क्या करना पड़ेगा कि जो मैग्नेनियम वायर है उसका रेजिस्टेंस को उसके क्या करना पड़ेगा, उसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा और कॉपर का एरिया कम होना चाहिए,
तभी उनके रेजिस्टेंसेस को इक्वल किया जा सकता है अगर उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो टू डिफरेंट वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डायमीटर but different material are joined in series across a battery. No density of electron, sorry, number of density of electron in X is twice than that of Y. Find the ratio of drift velocity. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें 2 वायर है आपका, एक X है एक Y है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। एक में डेंसिटी अगर NX है तो दूसरे में NY डेंसिटी, मतलब 2 टाइम्स डेंसिटी है। ठीक है, तो VD की वैल्यू कितनी होती है, I डिवाइडेड बाय NEA। तो मुझे दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। अब देखो वायर सेम है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट क्या होगा, सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एन ई इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है तो ये भी सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी सेम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, केवल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर। तो यहाँ पे उसने खुद ही किया है कि जो, तो यहाँ से कह सकते हैं कि भाई वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स की जगह पे एन वाई आ जाएगा और यहाँ पे एन एक्स। और उसने पहले ही कहा है ये इससे क्या है, हाफ है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। if the conductor is replaced by another conductor of same material and same area of cross section but the length is 3l, मतलब पहले लेंथ l थी फिर लेंथ कितनी कर रही है 3l, how will the drift velocity will change। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने इसका हिंट दिया हुआ है कि भाई वीडी आई बाई एन ई होगा, और वीडी क्या कह सकते हो, करंट को कह सकते हो वोल्टेज या ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ई बाई आर एन ई ए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ई एन ई ए। अब आपको इस आर की वैल्यू को पुट करना है। आर की वैल्यू कितनी होती है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, ये रो एल डिवाइडेड बाई ये आपका फॉर्मूला आ गया कि वीडी और इसमें ये रिलेशन आ गया। बट मुझे वीडी का इफेक्ट किसके देखना है, लेंथ के साथ देखना है। तो वीडी क्या पता चला कि भाई लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बस आपको फिर इसको सॉल्व कर देना। पहले लेंथ एल थी फिर 3l हो गई, तो रेशो भी 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो ए वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 5%, मतलब पहले अगर आपकी लेंथ 1 थी तो फिर 5% उसको इंक्रीज करना है, तो 1 प्लस 5/100 ही हो जाएगी आपकी लेंथ। अगर पहले L थी तो अब कितनी हो जाएगी, L प्लस 5L/100। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन हम परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस का कर चुके हैं, आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। सेम है कि भाई 2 वायर है, पहले रेजिस्टेंस इतना था, लेंथ इतनी थी, एरिया इतना था, अब उस लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि इनको शॉर्ट्स में कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्ट में। अगर आप किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं कितने टाइम, n टाइम, तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और हो जाएगा n²r। ठीक है, सेकंड केस, अगर आप किसी वायर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो या एरिया को, भाई लेंथ डिक्रीज होगी तो एरिया बढ़ना ही है, और वो आप अगेन n टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो अब रेसिस्टेंस घट जाएगा, तो वो हो जाएगा r डिवाइडेड बाय n²। ये शॉर्टकट्स हैं, इससे ये आप पेपर में सोल्व नहीं करना है, पेपर में आपको लॉन्ग मेथड से ही सोल्व करना है, बट इससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इजीली बता सकते हो कि मेरा क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 वायर्स है आपके x एंड y हैव द सेम रेसिस्टिविटी बट देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 2/3। क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया रेशियो, लेंथ का रेशियो दे दिया, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्टेड है फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इन द 2 वायर फॉर द 2 केसेस फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको रेशियो निकालना है दोनों केसेस में। देखो ये मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं, और आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देना, क्योंकि इस तरह के मैंने अभी 2 क्वेश्चंस आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे करा दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स करंट रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल। क्या होता है, किरचॉफ करंट रूल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, KCL। ठीक है, और किरचॉफ्स करंट रूल, और इसका दूसरा नाम है किरचॉफ जंक्शन रूल। जैसे कि एक पॉइंट है, इस जंक्शन, ये हो गया जंक्शन, जो मैंने रेड डॉट किया है जंक्शन है, इसे बहुत सारे वायर है, कुछ करंट एंटर कर रहे हैं कुछ करंट लीव कर रहे हैं, तो इस KCL कहता है कि जितने भी करंट इस नोड पर मिल रहे हैं उन सब करंट का एल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा। एल्जेब्रिक मतलब या तो आप एंट्रिक करंट को, ये जो इस नोड में एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव मानोगे, या जो इससे लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव मानोगे। ठीक, वो आपके हैंड में है। तो एक करंट एंटरिंग को पॉजिटिव मानोगे तो लीव को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है।
तो एंटरिंग करंट और जो लीविंग करंट है वो इक्वल होने चाहिए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एंटरिंग करंट ऑफ द जंक्शन इक्वल टू द लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो आई आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि भाई कोई जो एंटर कर रहा है उसको एक साइड लिख लिए जो लीव कर रहा है उनको एक साइड लिख कर उनको जस्ट इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, और ये कौन से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से रूल को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और किरचॉफ्स लूप थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ये क्या कहता है कि अगर आप किसी पाथ पे मूव कर रहे हो तो जो किसी भी क्लोज पाथ में जो टोटल पोटेंशियल होगा अक्रॉस सेल और रेसिस्टेंस वो ऑलवेज जीरो होगा। मतलब बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा और जो उसके रेसिस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड है सॉरी, सभी में जो टोटल पोटेंशियल होगा उनका एल्जेब्रिक सम ऑलवेज जीरो होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, इसका जो ईएमएफ है वो ई है, ये सेल्स है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो गया, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब आप इसको किस तरह से हम केवीएल कैसे लगाते हैं, आप एक पॉइंट पे आगे स्टैंड हो जाओगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं आगे खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, इधर से चलोगे आप कोई भी टर्मिनल ले सकते हो, या तो फर्स्ट टर्मिनल आप काउंट करोगे या सेकंड टर्मिनल आप काउंट करोगे। कंडीशन क्या, इसे वोल्टेज रूल बोलते हैं, तो सभी क्या होनी चाहिए, आपकी वोल्टेजेस ही होनी चाहिए। चलो मैंने एंट्री करी तो पहला टर्मिनल क्या है आपका निगेटिव, तो ये कितना हो गया माइनस ई। ईएमएफ पहले से ही एक वोल्टेज है, ठीक है, ईएमएफ पहले से ही एक वोल्टेज है, इसीलिए इसमें आप ना रेजिस्टेंस से या करंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि हमें सारी टर्म्स क्या कहीं में चाहिए, वोल्टेजेस में। ठीक है, अब तो पहला टर्मिनल देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस ई हो गया। अब चले आगे, ये चले आगे, ए से चलता रहा, तो पहला टर्मिनल क्या है, प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव ही ड्रॉ होता है, तो हर रेसिस्टेंस को पहला पॉजिटिव बनाना है, दूसरा निगेटिव। अगर बाई चांस मेरा करंट इधर होता तो इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता और इधर वाला फिर वो निगेटिव हो जाता। और बैटरी का टर्मिनल पेपर में गिवन होगा कि भाई जो लेंथ लंबे वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो शॉर्ट वाला है वो निगेटिव हो जाए। तो पहला टर्मिनल माइनस ई था, सोल्व हो गया। सेकंड टर्मिनल प्लस है, अब जो रेसिस्टेंस है इस ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा आई। ठीक है, अगेन पहला टर्मिनल प्लस है तो इसे क्या लिखेंगे, R2, ठीक है, R2 इंटू आई। और देखो इस ई का भी पहला टर्मिनल प्लस ई हो गया और इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से जितनी भी टर्म्स आई जस्ट एल्जेब्रिक सम वो जीरो होता है, यही केवीएल ने कहा था। क्लियर इतना? तो केवीएल और केसीएल की अगर आप और प्रैक्टिस चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों की चॉइस हो कि अगर आपको केवीएल और केसीएल अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव लेते हैं कब निगेटिव लेते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको आना चाहिए ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, अभी तो मैं जस्ट नोट्स ले रहा हूँ इन फास्ट व्यू। अगर आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी न्यूमेरिकल्स की एक अलग वीडियो बना दूंगा, या अगर आपको अपने कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे से पूछने हैं तो मैं उसको मेरे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पोस्ट कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे दिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ए सर्किट सो दैट करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो ए बी टर्मिनल कहां पर है, ये रहा आपका ए बी टर्मिनल। ठीक है, ये रहा, ये ए पॉइंट है और ये बी है, तो इस पर आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, सबसे पहले मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, ये रहा आपका आर। ठीक है, क्या है कि भाई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 0.2 एम्पियर। चलो 0.2, अब देखो टोटल वोल्टेज कितनी है मेरी जो मैंने अप्लाई की है, 10। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस पार्ट को हटा के इसको एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? अब देखो 5 और 5 ये कहीं में लगे हैं सीरीज में, तो टोटल कितना हो जाएंगे, ऐड हो जाता है रेसिस्टेंस, कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, इतना, ये 15 है और ये वाला रेजिस्टेंस R4 हमें अननोन है, तो सबसे पहले सीरीज में यूज करने हमने क्या निकाला, 10 ओम हो गया। उसके बाद अब देखो ये सर्किट मैंने इसको रीड्रॉ कर लिया, 10 हो गया, ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपको वोल्टेज गिवन है, ये 2 वोल्ट गिवन है, ये 10 ओम गिवन है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट से, ये करंट हो रहा है 0.2 एम्पियर।
अब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, एक तो जैसे आपका 10, एक 30 और एक 15, तीनों कहीं में लगे हैं आपके पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है ये, तो 1/rp 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15, इसको आप सोल्व करोगे तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी। ठीक है, अब आप यूज करोगे ओम्स लॉ। अब इसको सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी है, फिर ये रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस कौन सा होगा, जो अभी हमने आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया, दैट इज 5 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट आपने ड्रॉ कर दिया, ओम्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हो। करंट कितना होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो टोटल वोल्टेज एक तो 2 वोल्ट लगा है और एक 0.2 वोल्ट। ठीक है, सॉरी, एक 2 वोल्ट लगा और एक 6 वोल्ट लगा है। अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा। अब करंट कैसे फ्लो होगा सर्किट में, गिवन होगा आपको, ये इस तरीके से फ्लो हो गया। ठीक है, अब ये पहला टर्मिनल प्लस है, ये माइनस है, ये वैसे है, ये टर्मिनल का बैटरी का माइनस। अब देखिए इधर से चल रहा हूं मैं, पहला टर्मिनल क्या पड़ा बैटरी का, -6, तो -6 हो गया। इसका पहला टर्मिनल क्या है, +2, तो सोल्व करके कितना है मेरा, -4 वोल्ट। ओके, तो अब या तो आप हायर में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर सकते हो, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा अपोज कर रहे हैं, यहाँ देखो पहला टर्मिनल क्या है, माइनस है, इसका पहला क्या है, प्लस है, तो मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। पहला कैसे, अगर आप कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हो इस तरीके से, तो पहले क्या आया, माइनस टर्मिनल आया, पहले क्या आया, प्लस टर्मिनल आया। ठीक है, तो ये दोनों जो वो बैटरीज है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 - 2 टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसका देखो, एक तो 10 ओम ये रहा, ये 5 ओम आया पूरा सोल्व करके, और ये कितना है आपका, आर आपको पता नहीं है, तो आर की प्लस आर कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से मेरे आर की वैल्यू आ गई, दैट इज 5 ओम। फिर मुझे वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज कितना होगा इस आर के क्रॉस, आई इंटू आर, आई कितना पहले से गिवन है 0.2 और आर कितना 5, तो कितना आ गया आंसर, 1 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, द रीडिंग ऑन हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल इज 2.2 volt. When the terminal of the cell are connected to a resistance of 5 ohm, voltmeter reading drops to 1.8. Find the internal resistance of the cell. इसने कहा है कि आपकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक इंटर सेल हो गई बाई ई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर यूज कर दिया इसके पैरेलल। वोल्ट मीटर को ध्यान रखना, हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से बनाया जाता है वोल्ट मीटर को, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि भाई अगर सेल के क्रॉस जिसकी 2.2 है एंड द इंटरनल टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, वोल्टमीटर ड्रॉप्स टू 1.8, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो जो वोल्टेज है V1 पहले केस में 2.2 वोल्ट है, जो इस सेल का ईएमएफ है। ठीक है, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, वो जो वोल्टेज थी इसके अक्रॉस वोल्टमीटर की, वो 1.8 हो गई। क्या डिफरेंस है, जब ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, या ये जो की थी ये ओपन सर्किट था, ओपन सर्किट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उस केस में बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वही उसका ईएमएफ होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.2। अब जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो अब वही क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल, जो हो गया 1.8 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, केवीएल लगाना है। देखो ई ये प्लस है, ये माइनस है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो पहला टर्मिनल क्या है आपका, माइनस, फिर चले आप आगे, ऐसे चले, पहला टर्मिनल क्या आया, प्लस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट कितना है आई, फिर आगे चलो, तो ये प्लस ये माइनस, तो कितना होगा, प्लस आई, आर आई इज इक्वल टू 0। अगर आपको प्लस माइनस लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है करंट। करंट होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, फिर जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें क्या करना है, जैसे आप इस पे पाथ पे मूव कर रहे हो इस तरीके से, है ना, तो जो पहला टर्मिनल होगा वो प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, फिर पहले वाला प्लस होगा, दूसरे वाला माइनस होगा। ठीक है, तो फिर आप केवीएल को अप्लाई कर सकते हो, या तो फर्स्ट टर्मिनल लोगे आप सबका, या सेकंड लोगे। सेकंड कंडीशन क्या रखनी है कि सारी टर्म्स वोल्टेजेस होनी चाहिए, या तो आप ये ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। ठीक है, और मैंने लिया फर्स्ट टर्मिनल, तो ये बनेगा। अगर आप ले तो सेकंड टर्मिनल, तो सेकंड देखो यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस ई, फिर देखो सेकंड टर्मिनल क्या माइनस आई आर, फिर सेकंड टर्मिनल क्या है माइनस आई आर, ये देखो माइनस आई आर और माइनस आई आर, दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से।
ई माइनस आई आर माइनस आई आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो आपको आर की वैल्यू, अब दो इक्वेशन बन गई। एक में तो ये वाली इक्वेशन, भाई आई आर कितना आ गया आपका 0.4, कितनी वैल्यू आ गई आई आर की 0.4। ठीक है, और दूसरा जब आप इसको अप्लाई करोगे, क्योंकि इसने वोल्टेज आपको पहले दे रखी है वी की वैल्यू टू कितनी हो जाती है, ड्रॉप टू 1.8। तो जो 1.8 है वो किसकी वैल्यू, वी की, या आई इंटू आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 1.8 वोल्ट। ई आपको गिवन कितना है 2.2 वोल्ट। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी, ई माइनस आई आर इंटू वी। वी आपको पता है, आई आर आपको निकालना है, ई आपको गिवन है। ठीक है, आई की वैल्यू गिवन है क्या, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहां से आप पुट कर दोगे तो वहां से करंट आई निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना, नहीं क्लियर हुआ, चलो अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको कमेंट में डाल देना, मैं इसको एक बार और अंडरस्टैंड। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है जो इसमें गिवन है आपको 5 ओम, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो जब आपका ये फॉर्मूला है ना आई वी इज इक्वल टू आई आर, वी भी आपको गिवन है कितना 1.8, आई आपको फाइंड आउट करना है और आर की वैल्यू गिवन है 5। तो जो यहाँ से आई निकलेगा वो कितना होगा 1.8 डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर, 1.8 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा आई की वैल्यू। और एक इक्वेशन बनेगी आई आर इज इक्वल टू 0.4, दोनों को सोल्व करके आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, द ग्राफ इज शोन इन द टर्मिनल पोटेंशियल वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसने कहा है कि एक टर्मिनल है जिसमें 3 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, कैलकुलेट करना है, तो हर सेल का मुझे ईएमएफ बताना है, और दूसरा पावर डेसिपेशन ऑफ सर्किट विल बी मैक्सिमम, कि कब पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगा। चलो ये एक सेल इसने शो किए, पहले देखो इसका स्लोप कैसा है, स्लोप इसका क्या है निगेटिव, तो इसका मतलब ये एक सेल को शो कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन में भी बोला गया है कि एक सेल है। अब देखते हैं उसका जो स्लोप होगा इस सेल का, सेल का स्लोप क्या बताएगा हमें, इस सेल का रेसिस्टेंस बताएगा, किसका, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें ये बताएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप निकालते हैं, तो चेंज कितना हो रहा है वी में 6 माइनस 0, और वो कितना वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है 0 माइनस 2। ठीक है, तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया आपका -3। इससे क्या पता चला कि जो इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम। और ये जो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ये सोर्स है ये एक एक्टिव सोर्स है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये 3 सेल से कनेक्टेड है सीरीज, सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस एड अप हो जाता है। तो 3 सेल थी, तीनों सेल का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो एक सेल का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम, क्योंकि 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 सेल ऐड करेगी सीरीज में, तो टोटल कितना होगा 3 ओम। तो मुझे हर सेल का रेजिस्टेंस पता चल गया जो कि क्या है 1 ओम है। ठीक है, अब मुझे निकालना है हर सेल का ईएमएफ, ईएमएफ कितना है टोटल तीनों सेल का 6। अब 3 सेल्स को सीरीज में ऐड किया तो ईएमएफ क्या हो जाता है ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई एक सेल का ईएमएफ कितना है 2, तो एक सेल का ईएमएफ 2, और उसका एक सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 1 हो गया। तो 2 1 2 1 2 1 तीन सेल्स हमने कहीं में कनेक्टेड कर दी सीरीज में। अब हमें क्या निकालना है पावर डेसिपेशन मैक्सिमम निकालना है, तो सबसे पहले पावर डेसिपेशन लगाएंगे। पावर डेसिपेशन क्या होगा वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज कितना है ई माइनस आई आर। अब मुझे तीनों सेल की वजह से निकालना है। ठीक है, तो ई माइनस आई, टोटल वोल्टेज कितनी थी ईएमएफ 6, टोटल इंटरनेशनल 3, ये आपने फॉर्मूला रख दिया। इसको मल्टीप्लाई करके क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंस जब कभी मैक्सिमम और मिनिमा निकालनी हो उसको आप डिफरेंशिएट करो और जीरो के इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रखा तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम पावर कब डेसिपेशन होगी, जब इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कितना करंट 1 एम्पियर करंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वेजस्टोन ब्रिज। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए भी थे आपको कैपेसिटेंस केस में, और बोला था कि जो वेजस्टोन ब्रिज क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वेजस्टोन ब्रिज क्या कहता है, इट स्टेट दैट द फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए ब्रिज व्हेन ए सेल ई इज एंड ए वन की के बिटवीन पॉइंट ए सी एंड ए गैल्वेनोमीटर जी आर टैप्ड की टू बिटवीन द पॉइंट बी डी। देखो ये हो गया आपका एक वेजस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें पॉइंट हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस पे रेफरेंस यूज करते पी क्यू आर एस। ठीक है,
और जो बीच में बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर यूज कर दिया जो ये बताएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो हो जाए, इस गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस जब कभी भी कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है उस केस में जो P बटे Q होता है और R बाई S होता है, मतलब इन रेजिस्टेंस का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है किसके लिए, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि भाई मैंने मान लिया कि भाई ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है, तो उसके केस में जो बीच वाली ब्रांच है, जो मिडिल वन ब्रांच है, इसमें करंट कितना हो गया, जीरो। तो अगर यहाँ से आई करंट चला है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 जाएगा और इधर कितना जाएगा, I2। अब उस करंट का कुछ पार्ट नीचे जाना था इस गैल्वेनोमीटर में, बट मुझे पता है वो करंट जीरो है, तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, I2, क्योंकि मुझे बताना है कि हमारा जो I1 और इधर से जाएगा I2। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस हमने पहले लेट कर लिया है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो बैलेंस्ड है, बैलेंस टाइप में इसमें करंट जीरो होगा, तो IG जीरो हो गया। आपने जस्ट क्या लगाना है, KVL अप्लाई करना है। ठीक है, KVL को अप्लाई करके क्या करना है, दोनों लूप्स को क्या कर देना है, एक I1 एक साइड आएगा, I2 एक साइड आएगा। अब देखो जब मैंने KVL लगाया है लूप ABDA में, आप लगा के देखो, मैंने भी बताया किस तरह लगाते हैं, ये लूप लगाओ। इसी तरह लूप BCDB में लगाओ लूप, दोनों को क्या करो आप, डिवाइड कर दो भाई एक इक्वेशन में, क्योंकि ये वाला टर्म जीरो हो जाएगी, एक तरफ I1 एक तरफ I2 आ जाएगा। यार यहाँ पे जो IG टर्म्स है वो जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो, इसमें IG टर्म, तो इधर QI1 हो जाएगा, इधर SI2 हो जाएगा। जब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो I1 से I2 से और I2 से I2 कट जाएगा, तो उस केस में P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट AC। अब AC के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, पहले आप देखो कि बैलेंस है क्या नहीं, यहाँ पे डिवाइड किया भाई 2/6 और 3/9, हाँ भाई ये भी 1/3 ये भी 1/3, तो हाँ ये रेशो इक्वल है, तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो जैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस को आप यूज नहीं करोगे, तो सोच लो कि ये ओपन है या है ही नहीं यहाँ पर। अब क्या होगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में जो सोल्व करके आएगा वो दोनों आपस में कहाँ हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। एक 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 और 2 और 6 कितना हो गया, 8 और 3 और 9 12 हो गए। अब ये पैरेलल में हो गए तो 1/8 प्लस 1/12, इसको सोल्व कर लोगे तो 24 या 24/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं। अब क्या हुआ, इस तरह के मैंने कैपेसिटेंस वाला भी कराया था, अब मैंने इनको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें वेस्ट स्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि एक पार्ट का रेजिस्टेंस जीरो है, अगर मैं 1/0 करूंगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस केसेस में, ऐसे केसेस में आप वेस्ट स्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं करोगे, तो क्या करोगे आप, इस केसेस में क्या करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस क्या ही में है, ये पैरेलल में। पैरेलल में कैसे हैं, मैंने नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस के लिए बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या होगा, ए और डी, तो ए एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ए और डी क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे आपके। ठीक है, इसी तरह बी और सी भी आपके सेम पॉइंट होंगे क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड है। एक वायर से जब कोई कनेक्टेड होता है, उनके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में वोल्टेज जीरो होता है और उसे हम सेम पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो देखो ए और डी, तो ए और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, 8 ओम। इधर देखते हैं, ए और बी, यहाँ पे ए पॉइंट है वायर से कनेक्टेड है, डी पॉइंट हो गया, और इधर कितना, बी और सी पॉइंट। तो ए और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सॉरी ए और बी के बीच में ए रहा बी रहा कितना, 8 ओम। फिर देखो बी और डी के बीच में कितना कनेक्टेड है, 8 ओम, और फिर सी और डी के बीच में 8 ओम, तो तीनों कहीं में आ गए पैरेलल में। तो ध्यान रखना अगर आपने दो को शॉर्ट कर दिया तो इस केस में तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाते हैं। पैरेलल में आपको सॉल्यूशन पता ही है। ठीक है, अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको इस तरह फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, सारे पॉइंट्स को ABCD पॉइंट्स को लिख लोगे, यहाँ पे ए लिखा, इधर बी, इधर सी, इधर डी। अब देखोगे ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, R, सी और डी के बीच में भी R, डी और बी के बीच में देखो डी और बी के बीच में R है, इसी तरह ए और डी के बीच में कितना R है। इस तरह से आप उनको ड्रॉ कर लोगे। अब देखोगे R/R दोनों केसेस में कितना आ रहा है, 1, तो ये वाला रेसिस्टेंस का कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि एक बैलेंस्ड वही स्टोन ब्रिज है। फिर आप इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे, फिर जो टोटल आएगा उसको पैरेलल में सोल्व कर लोगे। ठीक है,